हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, पिछले एक दो दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया और उसका कारण ये था कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। आजकल आप जानते हैं मौसम बदल रहा है तो सर्दी जुकाम हो गया था, इसकी वजह से क्लास नहीं ले पाया। लेकिन आज मैं एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ और जो टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका नाम है देसी रियासतों का भारत संघ में विलय, है ना। यानी कि जो देसी रियासतें थी, रियासतें होती क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगा। और विलय का मतलब होता है मर्जर, यानी कि भारत में मर्ज हो जाना। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर होते हैं और उनको यहाँ पे कई सारे टर्म्स समझ में नहीं आते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपको इस समय इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। अब कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि ये जो रियासतें हैं ये आखिर थी तो भारत की ही, तो भारत की रियासतों का भारत में विलय से क्या मतलब है, क्योंकि पहले से ही भारत में थी। फिर विलय किया क्यों गया, आखिर देसी रियासतें थी क्या। तो इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं और इसके अलावा पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पहले से पता होते हैं, लेकिन आखिर उनके पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो जो क्लास है ये बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी, लेकिन बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, है ना। अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 इस डेट को भारत आज़ाद हुआ। अच्छा, भारत जब आज़ाद हुआ तो माउंट बेटन योजना के आधार पर आज़ाद किया गया था। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाई हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नया है, फ्रेशर है और आपको नहीं पता है जो बेसिक्स हैं, तो उसके लिए आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप अगर जाएंगे चैनल पे तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है और वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी इंडियन पॉलिटी क्लासेस हैं वो सभी सीक्वेंस से मिल जाएंगी। सबसे नीचे जो क्लास है वो पहली क्लास है, उसके ऊपर दूसरी, और इस तरह से आपको सारी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। तो आप सारी क्लास देख लीजिएगा तो आपको और ज्यादा जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, है ना, तो उन्होंने एक योजना तैयार की थी और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत को आजाद किया गया था। उस योजना के आधार पर यह डिसाइड किया गया था कि भारत जब आजाद किया जाएगा तो आजादी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग राष्ट्र बना दिए जाएंगे और उनको जो सत्ता है वो सौंप दी जाएगी। तो इस तरह की कहानियां हुई। अब बच्चों क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था वो तो अपना अलग हो गया। ठीक है। अब भारत का जो हिस्सा बचा हुआ था, है ना, वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी। अब जब यहाँ पे मैं रियासत वर्ड बोल रहा हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं एक शब्द यूज करता हूं और वो है रियासत। ठीक है। रियासत को हम प्रांत बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम राज्य बोल सकते हैं। ठीक है। स्टेट कह सकते हैं। ठीक है। प्रोविंस कह सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा प्रेसिडेंसी भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स हो गए। अगर हम उर्दू में बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि रियासत वर्ड यूज किया जाता है। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो प्रांत या राज्य जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं। और इंग्लिश में इन्हीं सबका मतलब स्टेट, प्रोविंस या प्रेसिडेंसी भी होता है। अंग्रेज जिस तरह के वर्ड यूज करते थे, ये बात सबको समझ आ गई। अब बच्चे क्या हुआ कि रियासतों की जब हम बात करते हैं, राज्यों की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि पुराने जमाने में हमारे देश में, यानी कि जब भारत आजाद हुआ और भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उससे पहले की बात है। ठीक है। तो पुराने जमाने में सदियों से ही हमारा जो देश है ना, वो पूरा ही हमारा देश था, किसी बाहरी देश का इंटरफियर नहीं था। लेकिन हमारे देश में अलग अलग राज्य हुआ करते थे। राज्य से मतलब है कि जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। आपने पुराने इतिहास में पढ़ा होगा, है ना, कि जैसे अगर हम मौर्य वंश की बात करेंगे, गुप्त वंश की बात करेंगे, वर्धन वंश की बात करेंगे, तो अलग अलग टाइम पे क्या बहुत सारे देश में राजा हुए, है ना। महान शासक हुए, छोटे छोटे शासक होते थे। कई बार जो बड़े शासक होते थे वो छोटे राज्यों पर अटैक करते थे, उनको जीत के अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। तो ऐसी चीजें शुरू से चली आई। ठीक है। राजा महाराजाओं का शासन था। दक्षिण भारत में भी काफी राजा थे और उत्तर भारत में भी, चारों तरफ बहुत सारे राजा महाराजा होते थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब समय बीता और मुस्लिम्स भी हमारे देश में आ गए। ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला आक्रमण किया और उसके बाद से धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शुरुआत हो गई। ठीक है। तो जब मुस्लिम्स भी भारत में आके बस गए तो अब क्या हुआ कि और इसके बाद कई धर्मों की भी शुरुआत हुई, है ना। तो कहीं पे कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे सिख राजाओं का बोलबाला था, कहीं पे हिंदू राजाओं का था, कहीं पे मुस्लिम्स का था। तो इस तरह से करके देश में अलग अलग क्षेत्र में, हमारे ही देश के अंदर, है ना, अलग अलग इलाके में अलग अलग राजा महाराजाओं, नवाब, निजाम, शासकों का शासन चलने लगा। ठीक है। तो अब जब ये चलने लगा तो उन्हीं को हमने अलग अलग टुकड़ों को क्या बोला है, रियासत या प्रांत या राज्य बोला है। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ
कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश में लगभग 565 रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, कुछ आंकड़ों में 562 भी दिया हुआ है, लेकिन जो पॉपुलर आंकड़े हैं उसमें क्या 565 रियासतें हुआ करती थी। 565 है ना, 565 जो प्रेसिडेंसी है या प्रोविंस है, ठीक है। तो 565 रियासतें हुआ करती थी। अब क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में देखो समस्या आई क्यों, आखिर समस्या इसलिए आई कि हम लोग पुराने जमाने में जो हमारे राजा महाराजा शासन करते थे, लेकिन कई बार वो आपस में बटे हुए थे, ठीक है। अच्छा, आपस में बंटने से मतलब है कि इससे पहले ऐसी कोई समस्या आती नहीं थी, है ना। और ये तो एक ह्यूमन नेचर है, ये सिर्फ अपने ही देश में नहीं, दुनिया के लगभग हर देश में होता है कि हर जगह गुटबाजी चलती है, ठीक है। और जहां पर जो पावरफुल होता है वो क्या करता है, वो कमजोर को निगल जाता है ना। तो युद्ध में हरा देगा, उसको मार देगा, उसका राजपाट लूट लेगा, ये सब चीजें चलती रहती हैं, हर जगह चलती हैं। तो अपने देश में भी क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे राजा थे, वो क्या करते थे, अपने अपने राज्यों में शासन करते थे और कई बार वो दूसरे राज्यों पर अटैक करके उस राज्य को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया करते थे। अब क्या हुआ बच्चों कि जब मुस्लिम शासक भारत में आए, है ना, तो उन्होंने भारत पर बहुत सारी जगह पर अटैक किया और भारत पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भी ये किया। आखिर मुस्लिम्स और अंग्रेज जब भारत आए तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो इतना हावी हो गए, जबकि हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा हैं वो बहुत ज्यादा पराक्रमी हुआ करते थे, है ना, बहुत बलशाली हुआ करते थे, बहुत पावर था उनका, है ना, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा भी है। लेकिन फिर ऐसा क्या कारण था, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति हमारे ऊपर अटैक करता था तो हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा शासक होते थे वो ये सोचते थे कि जो अटैक कर रहा है वो हमारे ऊपर नहीं कर रहा है बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य पर कर रहा है, तो वो सोचते थे कि हमें क्या लेना देना, है ना। लेकिन होता क्या था कि जब किसी बाहरी ताकत ने किसी एक राज्य पर अटैक किया, उसको जीत लिया, युद्ध में हरा दिया, मार दिया, फिर वो क्या करते थे, दूसरे राज्य पे करते थे। तो एक एक करके इस तरह से उन्होंने एक बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया। और पहले क्या था कि हम बटे हुए थे जिसकी वजह से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया और जो बाहरी ताकतें थी, दूसरे देश के जो लोग थे, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। जब ऐसी स्थिति हो गई, ठीक है, तो अंग्रेजों ने जब भारत पर पूरे कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हम कह सकते हैं दबाव डाल के, ठीक है, दबाव डाल के भारत की जितनी भी रियासतें थी, या देसी रियासतों से मतलब है जो यहाँ की लोकल की रियासतें थी, जहां पर वहां के लोकल के राजा महाराजा शासक का शासन चला करता था, तो उन्हें इतना दबाव में ले आए कि उनसे जबरदस्ती कुछ पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट पे साइन कराए गए, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, ये संधि के तहत थी, यानी कि संधि के तहत हस्ताक्षर कराए गए। अच्छा, ऐसा इसलिए जो अंग्रेजों का दबदबा इतना था, तो जो कुछ भारतीय राजा थे वो जानते थे कि या तो अंग्रेजों की बात मान लो और इनके अंडर में काम करो, नहीं मानेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये हमें मार देंगे जान से या फिर हमारे राज्य को हड़प लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे जो छोटे मोटे राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे और उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर थे। तो इस तरह की संधियां हो गई। अच्छा, ये कहानी चलती रही। जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के जो राजा महाराजा थे उनसे ये कहा कि देखो, हमने तुमसे संधि की थी कि तुम्हारा जो राज्य वो हमारे अधीन काम करेगा, लेकिन अब हम इसको छोड़कर जाने वाले हैं। और किसको छोड़ के जाने वाले हैं? जो भारत देश है, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा कि जो भारत देश है उसको हम छोड़कर जाने वाले हैं। तो अब क्या हुआ कि अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अंग्रेजों ने बोला कि जो भारत देश है उसको हम छोड़कर जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमने जो आपके साथ संधि की है, ठीक है, राजा महाराजाओं से बोला क्या कि हमने आपके साथ जो संधि की है, ठीक है, संधि का मतलब समझ रहे, समझौता किया है क्या कि आप हमारे अधीन, हमारे अंडर में काम करोगे। उस समझौते से हम आपको मुक्त करते हैं, ठीक है। समझौते से मुक्त करने का क्या मतलब है कि आप हमारी तरफ से फ्री हो और भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग राज्य बना दिए गए, यानी कि राष्ट्र बना दिए गए हैं। अब आप चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ या चाहो तो पाकिस्तान चले जाओ या स्वतंत्र रूप से रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अब भारत को छोड़कर जा रहे हैं। तो जब अंग्रेजों ने ये कह दिया, देश आजाद हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत में जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, है ना, क्योंकि भारत के जितने भी नेशनल लीडर थे, जितने भी नेता थे, वो सब कांग्रेस पार्टी के थ्रू ही भारत में सारी चीजें चला रहे थे, ठीक है। और कांग्रेस एक किसी परिवार की पार्टी ना होके एक किसी लिमिटेड कम्युनिटी यानी कि समुदाय की पार्टी ना होकर पूरे देश की पार्टी थी। तो जो बड़े बड़े नेता उस जमाने में हुआ करते थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया जैसे बहुत बड़े बड़े जो नेता थे, उन लोगों ने सोचा कि अगर हम भारत की जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, सबको संगठित नहीं करेंगे, एक साथ लेकर नहीं आएंगे, तो फिर हो सकता है आने वाले समय में कोई विदेशी ताकत आए, कोई दूसरे देश के लोग आए और हमारे इस फूड का फायदा उठाएं और फिर से भारत पर कब्जा कर लें। तो इसके तहत भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया क्या कि एक रियासती मंत्रालय बनाया जाएगा, ठीक है भाई। भारत सरकार ने क्या डिसीजन लिया कि एक रियासती मंत्रालय बनाएंगे, ठीक है। रियासत मीन्स मैंने आपको बताई थी, राज्य होता है, रियासती मंत्रालय, इसके लिए सोचा।
और रियासती मंत्रालय बनाया जाएगा। इसका काम क्या होगा, इसमें भारत में जितनी भी 565 रियासतें हैं, ठीक है, 565, ठीक है, 565 रियासतें हैं, इन सभी को भारत संघ में शामिल कराया जाए। अब इसका मतलब क्या, अभी मैं बता रहा हूं, देखो। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक रियासती मंत्रालय बनाया और इस मंत्रालय का जो गठन किया गया वो ये सोच के किया गया कि भारत की सारी 565 रियासतों को भारत संघ में शामिल किया जाए, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 565 अलग अलग राज्य बटे हुए थे, रियासतें बटी हुई थी, है ना। तो ये कहा गया कि अब देश जो अपना है ना वो क्या करेगा, जैसे ब्रिटेन चलता है, ब्रिटेन का चूंकि संविधान पहले का है, ठीक है, तो जिस तरह से ब्रिटेन में या दुनिया के दूसरे देशों में केंद्र से सत्ता चलाई जाती है, पूरे देश को केंद्र से ऑपरेट किया जाता है। इसका मतलब हमारे देश में भी आज की तारीख में जैसे अगर कोई केंद्र सरकार कोई निर्देश जारी करती है तो वो पूरे भारत पर लागू हो जाता है। हमारे देश की अगर संसद कोई कानून बनाती है तो पूरे भारत पर लागू हो जाता है। लेकिन पुराने जमाने में क्या था कि वहां पर जो देखो, वहां पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों का काम वहां का राजा करता था। राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून का पालन करवाता था और राजा ही क्या करता था, सजा देता था। सबको बात समझ आई, ठीक है। तो इस केस में क्या होता था कि जैसे 565 अलग अलग रियासतें हैं, 565 राजा महाराजा नवाब और शासक हैं, तो इसका मतलब वो अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र है, वो अपने राज्य के मालिक हैं, वो जो चाहे वो करें। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर देश में 565 रियासतें थी तो इसका मतलब है कि 565 तरह की अलग अलग कानून व्यवस्था इतने अलग अलग क्षेत्रों में लागू थी, ठीक है ना। लेकिन भारत संघ का मतलब था ये जो पूरा देश है वो केंद्र से चलेगा। अब केंद्र से चलेगा तो मतलब जो दिशा निर्देश केंद्र से जारी किए जाएंगे वो पूरे भारत में माने जाएंगे और 565 जो रियासतें उनमें भी माने जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये बोला गया कि हम भारत को बांटेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे कि एक संघ की स्थापना की जाए। संघ का मतलब ही होता है यूनियन, यानी कि मिला देना, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे कि सारी 565 रियासतों का विलय कर देंगे। विलय से क्या मतलब है कि अब ये सारे के सारे राजा महाराजा अपनी मन से स्वीकृति देंगे कि हाँ, हम अपना राजपाट व्यक्तिगत तौर पे त्याग रहे हैं, है ना, और अब हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि केंद्र में जो भी व्यक्ति जिसको वो पद दिया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे जो पद है, तो पद दिया जाएगा, हम उसी की बात मानेंगे, उसी की बनाए गए दिशा निर्देशों पर चलेंगे, ठीक है। ये बात कही गई। अब क्या हुआ कि इस तरह से बात कही और उनका चूंकि राजा महाराजा थे तो उनका तो भाई रोल फिर क्या रह जाएगा, तो उनको ये बोला गया कि वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे कि जो भी दिशा निर्देश है केंद्र से चलेंगे, लेकिन आज की डेट में क्या होता है, देखो जो सरकार है वो केंद्र से चलती है, प्रधानमंत्री केंद्र में होता है, लेकिन आपको पता है कि जो सांसद होते हैं वो पूरे भारत में हर जगह से होते हैं। तो जो सांसद होते हैं वो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, वो अपने क्षेत्र की बात को दिल्ली में संसद में जाके उठाते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से अपनी बात रखते हैं उसके सामने। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि जितने भी नवाब या शासक थे उनसे बोला गया कि तुम्हें प्रतिनिधि का रोल दिया जाएगा, यानी कि अपने एरिया में तुम सबसे आगे रखे जाओगे, तुम्हें ही सारी जो जिम्मेदारियां वो दी जाएंगी, है ना। लेकिन जो मेन दिशा निर्देश है वो कहाँ, केंद्र से चलेंगे, तो उसी को भारत संघ कहा गया। अब 565 रियासतों को भारत संघ में विलय कराना, यानी कि इसका सीधा मतलब है कि 565 राजा महाराजाओं को एक साथ लाना और उनको साथ में लाने के बाद पूरे देश को मर्ज करके एक बना देना, अखंड भारत, ठीक है। अब क्या हुआ कि रियासती मंत्रालय जब बनाया गया, ठीक है, तो रियासती मंत्रालय, अब समस्या है कि भाई ऐसा कौन सा भारतीय व्यक्ति या नेता है जिसको इसका रियासती मंत्रालय का हेड बनाया जाए, तो फिर वो नाम सामने आया सरदार पटेल का, सरदार पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा काबिल व्यक्ति थे, ठीक है, उनको लौह पुरुष माना जाता, मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे। और सरदार पटेल जो थे ना वो उनको जमीनी नेता कहा जाता है। जमीनी नेता से मतलब होता है एक ऐसा नेता जो आम जनता और गरीबों की बात को सुनता और समझता है, उनके लिए सड़कों पर उतर जाता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान एक आम जनता के बीच में है। तो ये हुआ कि भाई उस समय उस दौर में सबसे काबिल नेता कौन है, जो हर रियासत में जाएं और सारे राजा महाराजाओं को वहां बात करके एक साथ लेके आए, भारत संघ में विलय करवाएं। ये बहुत बड़ा काम था। क्यों? क्योंकि कोई भी राजा कभी भी विलय नहीं करना चाहेगा, इसलिए क्योंकि वो अपने राज्य का क्या है, भगवान है, मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर विलय हो जाएगा तो उसको पता था कि उसको दिशा निर्देश केंद्र सरकार के मानने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए बहुत बड़ा काम था, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी सरदार पटेल को जब ये जिम्मेदारी दी गई और रियासती मंत्रालय का हेड बनाया गया तो इन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी कि 565 में से इन्होंने 562 रियासतों को एक साथ कर लिया, एक साथ लेके आ गए, यानी कि भारत संघ में विलय करा दिया। अब भारत संघ में जब विलय हो गया तो क्या हुआ, पूरा देश एकजुट हो गया, सारे देश केंद्र से चलने लगे। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी, बात समझना, 3 ऐसी रियासतें थी, ठीक है, जो भारत संघ में विलय के लिए तैयार नहीं हुई।
अब वो तीन कौन सी रियासतें थी? तो एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, एक रियासत थी जूनागढ़ और एक रियासत थी आपकी हैदराबाद। ठीक है, ये तीन ऐसी रियासतें थी। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और अगर यहाँ की बात करेंगे तो ये है जूनागढ़ और ये आपकी है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। अब ये तीन ऐसी रियासतें थी, है ना, जो भारत संघ में विलय पर तैयार नहीं हो। उन्होंने कहा भैया हम तैयार नहीं होंगे और हम अपने एरिया में स्वतंत्र शासन चलाएंगे। इन रियासतों ने क्या बोला कि हम अपना शासन खुद अलग चलाएंगे, हम भारत संघ में विलय नहीं करेंगे, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना ही भारत में जाएंगे। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अंग्रेज जब भारत छोड़ के जा रहे थे ना, है ना, तो उस समय हुआ क्या था, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि जो जहां रहना चाहे वो रह सकता है, भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना, जैसा भी चाहो वैसा कर सकते थे। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन था कि जब देश अपना आजाद हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान यहाँ पड़ता है। ठीक है ना, तो हुआ क्या, जब ये बंटवारा हुआ, है ना, तो एक ये भी बात की गई कि भैया बंटवारा जब हो गया है तो जितने भी मुस्लिम्स थे, अच्छी चूंकि मुस्लिम लीग के जो नेता थे, है ना, उन लोगों ने तो मांग उठाई थी, और भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों को अलग से एक देश दिया जाए, बात समझना। तो हुआ क्या कि धर्म के आधार पर मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम व्यक्तियों को पाकिस्तान नाम से एक देश दे दिया गया, एक राष्ट्र बना दिया गया। अच्छा, अब जब मुस्लिम धर्म के नाम पर ही देश बनाया गया है तो कायदे से जो आइडियोलॉजी है वो ये होनी चाहिए थी कि जितने भी भारत में मुस्लिम हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में चले जाएं, और पाकिस्तान के एरिया में अगर कोई हिंदू है तो वो भारत में आ जाए। ऐसा होना चाहिए था, है ना, क्योंकि देश की जो मांग है वो धर्म के आधार पर की गई। लेकिन समस्या क्या है बच्चों कि उस जमाने के कुछ उदारवादी नेता थे। ठीक, उदारवादी मतलब समझ गए, जो मठारी हम उनको कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में। ठीक है, तो उदारवादी जो नेता थे वो नहीं दया करुणा वाले होते, प्रेम व्यवहार वाले। उन्होंने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं है, अगर कोई हिंदू मुस्लिम बचपन से दोस्त है तो फिर वो कहाँ जाएगा, बिछड़ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोल दिया, उस जमाने के जो बड़े बड़े नेता थे, कि जो भी मुस्लिम व्यक्ति भारत में रहना चाहे वो रह सकता है, और जो भी भारतीय यानी कि हिंदू व्यक्ति है वो अगर पाकिस्तान में रहना चाहे तो वहां रह सकता है। यानी कि जो जहां रह रहा है वहां अगर रहना चाहे तो रह सकता है, और अगर अपनी अपनी जगहों को चेंज करना है तो वो भी कर सकता है। यही हमारे देश में समस्या की जड़ आज तक के लिए बन गई, और ये हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी समस्या की जड़ है। क्योंकि अगर हम लोग दुखी हैं, नाक में दम कर रखा पाकिस्तान ने, तो कहीं ना कहीं वो भी हमसे परेशान होंगे, सीधी बात है ना। एक्शन पे रिएक्शन होता है तो हम भी उनको जवाब देते हैं। तो आज तक दोनों देशों में शांति व्यवस्था नहीं स्थापित हो पाई, इसके लिए जिम्मेदार उस जमाने के कुछ नेता भी रहे जिन्होंने ये बात कर दी कि जो जहां रहना चाहे। क्योंकि जब देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर किया गया तो फिर ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, और अगर जिसको जहां रहना है तो फिर देश का बंटवारा ही क्यों किया गया भाई? फिर तो हम इतना बड़ा देश था हमारा, फिर बंटवारा क्यों किया? बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, इतना बड़ा एरिया सब चला गया, बात समझ रहे हो। तो अब ये हो गई। फिर क्या हुआ कि अब हालांकि जब ये वाली कंडीशन हो गई, है ना, तो पाकिस्तान अलग हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि बहुत कुछ अच्छे नेता भी थे, जैसे एक डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, भारत में बाद में राष्ट्रपति भी बने। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अबुल कलाम आजाद जी की, ठीक है, भारत में पहले शिक्षा मंत्री थे, तो अबुल कलाम आजाद, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम व्यक्ति थे जो काफी अच्छे थे। उन्होंने ये कहा कि भले ही पाकिस्तान अलग हो रहा है लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम भारत में जो भारत की सीमा थी उस एरिया में हम पैदा हुए, यहाँ पे पले बढ़े, तो हम यहीं रहेंगे। तो वो ये सोच के साथ नहीं गए, बात समझना आप। जब नहीं गए तो उन्होंने भारत में आगे बहुत सारा उनका योगदान भी था, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब कुछ ऐसे इलाके भारत के अंदर थे, कुछ ऐसी जमीनी सीमा थी जहां पर क्या था कि या तो मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, या फिर वहां का जो राजा था या निजाम था या नवाब था वो मुस्लिम था, है ना। तो वो दिक्कत ये आ गई कि जैसे अब एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, जम्मू कश्मीर में समस्या क्या थी कि यहाँ की जो जनता थी वो ज्यादातर आबादी मुस्लिम आबादी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो आबादी है ये दो पार्ट में से डिवाइड किया। ये पहले पूरा जम्मू कश्मीर होता था, अब इस समय इधर वाला जम्मू कश्मीर, इधर वाला लद्दाख, दो अलग अलग राज्य बना दिए गए हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो एरिया, यहाँ पे आबादी में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन यहाँ को जो राजा था हरि सिंह, है ना, वो ऐसा कहा जाता है कि एक हिंदू और सिख राजा था, मेरी बात समझना। अच्छा, यहाँ पे हैदराबाद में जो आबादी है वो हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी थी, लेकिन यहाँ का जो राजा था वो एक निजाम था, यानी कि मुस्लिम था। जूनागढ़ जो क्षेत्र था गुजरात का, यहाँ पर जो आबादी थी वो हिंदू आबादी ज्यादा थी, लेकिन यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि तीन ऐसी जगह थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। जूनागढ़ बच्चे गुजरात में पड़ता है, हैदराबाद आपको पता ही इस समय तेलंगाना की राजधानी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की हुआ करती थी, और जम्मू कश्मीर आपको पता ही है। तो ये तीन ऐसे राज्य थे, तीन ऐसी रियासतें थी जहां पर या तो जो वहां की जनता है
है, वो मुस्लिम मेजोरिटी है या फिर वहां का राजा मुस्लिम है। कुल मिला के ये बात थी। इस वजह से क्या हुआ कि ये तीनों ने सबसे पहले शुरू में तो बोल दिया कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे, नहीं भारत में रहेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब 565 में से 562 रियासतों का विलय कर लिया गया और 3 रियासतें बच गई, कौन सी? यही वाली, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। तो ये बच गई। अब समस्या हमारे लिए बन गई कि इन रियासतों को अगर भारत में विलय नहीं कराते हैं तो हमारे लिए फ्यूचर में जाके भी समस्या बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ देखेंगे तो पाकिस्तान का जो इलाका है वो लगभग यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, इसके ऊपर पाकिस्तान है, और जूनागढ़ जहां पे इसकी कोई भी बॉर्डर पाकिस्तान से टच नहीं करता। पाकिस्तान है कहां पे? तो ये है, ठीक है। अब पाकिस्तान से कोई भी सीमा टच नहीं करती जूनागढ़ की, ठीक है। और हैदराबाद की देखेंगे तो भी कोई सीमा नहीं है। जम्मू कश्मीर हालांकि बॉर्डर एरिया पे लगता है। तो अब देखो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। हर जगह की अलग अलग कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी कि जूनागढ़ में क्या था, जूनागढ़ की जो आबादी थी मेजोरिटी में वो थी मुस्लिम, सॉरी हिंदू। जूनागढ़ की जो आबादी थी वो कैसी थी? ज्यादातर हिंदू आबादी थी। लेकिन यहाँ का जो राजा था, ठीक है, और उसका नाम शायद शहजाद भुट्टो था, जो कि एक भुट्टो फैमिली भी है पाकिस्तान में, अगर आप जानते होंगे, ठीक है। तो उन्हीं का वो पूर्वज था, तो शहजाद भुट्टो, है ना। तो वो यहाँ पे शासक हुआ करता था। अच्छा, वो चूंकि मुस्लिम था तो जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। बात समझना, उस जमाने में जब देश अलग अलग हुए तो वो ये चाहता था कि जो जूनागढ़ का एरिया है ये पाकिस्तान में मिल जाए, है ना। ये जो रियासत है जूनागढ़ ये पाकिस्तान में मिल जाए। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि ये बॉर्डर एरिया पे नहीं है, जूनागढ़ जो है बॉर्डर एरिया पे नहीं है, जिसकी वजह से ये उसके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और वो इसीलिए जानबूझ के भारत संघ में शामिल नहीं हो रहा था। बात समझ ना। तो अब जब ऐसी समस्या बनी यहाँ पे, है ना, तो क्या हुआ कि जब उस पर दबाव पड़ा, है ना, भाई ऐसा हो गया तो हमारे लिए समस्या खड़ी कर देता। क्योंकि वो क्या कर रहा है कि देश के अंदर रह के देश के साथ गद्दारी हो रही, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा है वो तो क्लियर हो चुका ना, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि भारत की सीमा के अंदर है लेकिन सपोर्ट वो पाकिस्तान को कर रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब भारत सरकार के उस पर दबाव पड़ा काफी ज्यादा, ठीक है, तो ये यहां से भाग के पाकिस्तान चला गया। ठीक है, यहाँ का जो मुस्लिम शासक था वो पाकिस्तान चला गया, और यहाँ पर जो आबादी थी वो हिंदू आबादी ज्यादा थी। उनसे क्या है, उनसे रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम जो क्या होता है, जनमत संग्रह। रेफरेंडम एक शब्द है इंग्लिश का, उसका मतलब होता है जनमत संग्रह। यानी कि यहाँ की जो जनता थी उनसे ही पूछा गया, जनता से ही पूछा गया कि अब तुम ये बताओ भैया कि तुम्हें शामिल कहाँ होना है, तुम्हें पाकिस्तान में शामिल होना है या भारत में शामिल होना है। तो वहां की जो जनता थी उसने कहा कि नहीं, हमें भारत में शामिल होना है, ठीक है। वहां की जनता ने क्या कहा, जूनागढ़ की जनता ने क्या कहा कि हमें भारत में ही शामिल होना है। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ का जो राजा था ना वो तो वैसे ही पाकिस्तान भाग गया था, ठीक है, क्योंकि पहले तो उसने पूरी कोशिश की, जब वो सफल नहीं हुआ और भारत सरकार की तरफ से दबाव पड़ा कि जबरदस्ती जनता को भड़का रहा है, तब क्या हुआ कि ये इसको दबाव से यहाँ से भागना पड़ा और इस एरिया में जनमत संग्रह कराया गया। पब्लिक से ही पूछ लिया गया कि भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। तो पब्लिक कहती है भैया हम तो भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो इसलिए जूनागढ़ का जो विलय है वो भारत संघ में हो गया, है ना। अलग अलग रियासतें हुआ करती थी तो पूरा भारत संघ में इसका विलय हो गया, यानी कि जूनागढ़ अब भारत कहलाने लगा पूरा, ठीक है। अब हैदराबाद है। हैदराबाद की कहानी बच्चे क्या थी कि यहाँ पे जो शासक था वो एक निजाम था। हैदराबाद में ज्यादातर निजामों का शासन रहा है। निजाम जो होते हैं वो मतलब मुस्लिम शासक, ठीक है। तो अब उसने साफ कह दिया कि भैया मैं भारत में शामिल नहीं होऊंगा, भारत संघ में शामिल नहीं होगा। अब समस्या ये बन रही है, आप लोकेशन देखो इसकी, ठीक है, हैदराबाद की। हैदराबाद जो यहाँ पड़ता है, अगर आसपास का थोड़ा सा जो एरिया है यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, एरिया दायरा बढ़ा लिया जाए युद्ध करके या कब्जा करके, आसपास की जमीनों पे कब्जा कर लिया जाए, तो पूरा जो दक्षिण भारत है ये कट जाएगा भारत से, इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। क्यों? क्योंकि अगर ये निजाम जो भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, अपना एक अलग राज्य चलाना चाहता, और भविष्य में कभी अगर ये खुराफात करके इस एरिया पे कब्जा कर लेता है तो पूरा दक्षिण भारत भारत के यहाँ से निकल जाएगा, भारत संघ से निकल जाएगा। तो यानी कि एक नया और देश बन के खड़ा हो जाएगा। पहले से हम इतने सारे देश बना चुके और एक और नया देश बन जाता तो समस्या बन जाती। तो निजाम से बोला गया कि भारत संघ में विलय कर दो, तो वो मानने को तैयार नहीं, बड़ा अड़ियल व्यक्ति था, ठीक है। जब मानने को तैयार नहीं था तो क्या हुआ, सेना की कार्रवाई कर दी गई, और सेना जो कार्रवाई की गई तो उसमें वो जो भारतीय सेना थी, हमारी इंडियन आर्मी है, ठीक है, सरकार ने उसको भेज दिया। और सेना ने क्या किया, सैनिक कार्रवाई की, और जो इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर, है ना। ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो, है ना। उस ऑपरेशन के माध्यम से सेना ने यहाँ पे कार्रवाई की, है ना, निजाम को पकड़ा, भगाया और इस एरिया पर क्या है कब्जा करके उसको भारत संघ में विलय करवा लिया, ठीक है। तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा या सैनिक कार्रवाई के द्वारा हम कह सकते हैं कि हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया, और जूनागढ़ को कैसे, विलय पत्र के माध्यम से, यानी कि रेफरेंडम के माध्यम से, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब आ गया जम्मू कश्मीर का मुद्दा। जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो अभी भी बड़ा पेचीदा है, बना हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया पे पड़ता है। अच्छा, कश्मीर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, खूबसूरत होने के साथ साथ नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है, टूरिज्म काफी अच्छा हो सकता है वहां पे है,
और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक चीजें हमें मिलती हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। केसर बहुत ज्यादा होता है, ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें वहाँ पे। तो कश्मीर जो था, पाकिस्तान भी इसको हथियाना चाहता था। हालांकि पाकिस्तान, कश्मीर का जो इधर वाला हिस्सा है वो भी कश्मीर ही कहलाता है, वो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है ना। हुआ क्या था कि पुराने जमाने में पंजाब और ये कश्मीर की अगर बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, तो ये जो बॉर्डर वाला इलाका है ना, इसका कुछ हिस्सा हमारे पास है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता था कि पूरा का पूरा कश्मीर उसको मिल जाए, क्योंकि भाई फायदे की चीज है, इतनी जमीन मिल रही है, इतनी बढ़िया जमीन मिल रही है ना, तो पाकिस्तान ये चाहता था। अच्छा, अब इसका कारण क्या हुआ कि यहाँ का जो राजा था हरी सिंह, जब उससे बोला गया कि भैया भारत में शामिल हो जाओ, है ना, तो उसने मना कर दिया। वो कह रहा है कि ना मैं भारत में शामिल होऊंगा, ना ही पाकिस्तान में शामिल होऊंगा, ऐसा उसने बोला, ठीक है। अब उसने कहा मैं अपना स्वतंत्र राज्य चलाऊंगा, ठीक है। तो जब उसने ये बात कही तो भारत सरकार ने इसको ज्यादा छेड़ा नहीं। भारत सरकार ने कहा कि ठीक है भैया, तुम नहीं मान रहे तो तुम अपना स्वतंत्र, जबरदस्ती तो है नहीं भाई, इच्छा की बात है, तो तुम अपना राज्य ठीक है चलाओ, अकेले चलाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो एरिया है यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जम्मू कश्मीर में अभी भी आप जानते हैं, और यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी, अभी भी करती है। अगर आप जम्मू कश्मीर में ध्यान से देखेंगे तो वहां पे एक बड़ी मुस्लिम आबादी है। सबको देखो 100% नहीं कहते, कुछ मुस्लिम्स हैं जो पक्के देशभक्त है ना, इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब और क्यों करती है, धर्म के आधार पर। तो अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करती है तो अब हमारे लिए समस्या ये बनने लग गई है ना, कि वहां की जो आबादी वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, और वहां का जो राजा है ना, वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है ना मैं भारत में शामिल होगा, ना पाकिस्तान में शामिल होगा। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम अपने राज्य चलाओ बढ़िया से। लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत तो इसके साथ है नहीं, है ना, यानी कि भारत अलग है और ये राज्य अलग चल रहा स्वतंत्र रूप से। तो पाकिस्तान ने कहा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक, कश्मीर पे अटैक करते हैं और यहाँ के राजा महाराजा को मार कूट के भगा के क्या करेंगे, यहाँ कब्जा कर लेंगे, और कब्जा कर लेंगे फिर आराम से ये पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अब एक राजा किसी राज्य का और एक पूरे देश की जो सेना है उसका सामना नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी बना ली और इस पर अटैक करने का प्लान बना लिया कि अटैक करेंगे। राजा हरी सिंह को जब पता चला तो वो टेंशन में आ गया, उसने कहा भैया अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो वो पूरे देश की सेना है और एक छोटे सी राज्य की सेना कहाँ सामना कर पाएगी। तो उसको पता था कि भाई मारे जाएंगे और इसके बाद बेइज्जत करके भगाए जाएंगे और शामिल पाकिस्तान में होना ही पड़ेगा। तो उसने कहा इससे अच्छा है कि पाकिस्तान में शामिल होने से अच्छा है कि भारत में शामिल हो जाओ, क्योंकि भारत जो है ना वो पाकिस्तान के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा आगे, हर चीज में, रुपए में, पैसे में, जमीन में, टेक्नोलॉजी में, संसाधन में, ठीक है, हर तरह से समृद्ध है भारत, बहुत आगे पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उनका कि भाई भारत में शामिल हो जाते हो। अब राजा हरी सिंह दौड़ते हुए आए भारत सरकार के पास, है ना, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो उनसे कहा कि भैया ऐसा है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, तो हम तो वैसे ही चले जाएंगे, तो ऐसा करो कि हमारी मदद करो। तो भारत सरकार ने कहा कि भैया ऐसा मदद तो कर देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें जो कश्मीर है उसका विलय भारत में करना पड़ेगा अपनी इच्छा से, नहीं करोगे तो हम मदद नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान कब्जा करेगी, जाओ भाई, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम साइन कर देंगे, भाई शामिल हो जाएंगे। तो राजा हरी सिंह ने क्या किया कि जो लेटर था, है ना, जो लेटर ऑफ ट्रीटी था, है ना, संधि का जो पेपर बनाया गया था उस पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि राजा हरी सिंह ने अपनी मर्जी से, है ना, अपनी जो रियासत थी कश्मीर उसको भारत को सौंप दिया, ठीक है, विलय कर दिया हम ये कह सकते हैं। और भारत ने इसके बदले कश्मीर की रक्षा की, किससे, पाकिस्तान से। तो इसके तहत भारत मानता है कि ये कब्जा हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान कहता है कि हमें नहीं पता, तुमने साइन करवाए होंगे, हमें उससे लेना देना नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि भाई ये तो कश्मीर तो हमारा है, वो पाकिस्तान जो राजा हरी सिंह के साथ संधि हुई भारत की, है ना, उस बात को नहीं मानता है। तो वो कहता नहीं, ये तो इस पे हमारी कब्जा है। और भारत कह रहा है कि जब प्रॉपर तरीके से लीगल साइन हो चुके हैं, है ना, जब वहां के राजा ने अपनी जो रियासत उसको खुद विलय कर दिया है, तो फिर तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इसी चीज का जो यहाँ पे लेना देना है, इसी चीज की तो भिड़ंत है, जो लड़ाई है यहाँ पे वो इसी चीज की है, ठीक है। तो ये यहाँ की कहानी रही। तो इस तरह से विलय पत्र के माध्यम से क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को। तो इन 3 रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया। तब भारत की पूरी जो रियासतें थी वो भारत में शामिल हो गई, है ना। और उसके बाद हमारा अखंड भारत का जो निर्माण है वो हो गया और संविधान लागू हो गया। संविधान के बाद जितनी भी चीजें थी, है ना, वो संविधान के तहत ही की जाने लगी, ठीक है बच्चों। तो ये जो कहानी थी, मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक है देशी रियासतों का भारत संघ में विलय, तो वो विलय कैसे हुआ, क्या उसकी कहानी थी, कौन सा मंत्रालय बनाया गया, ठीक है, और कितनी रियासतें होती थी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ढंग से बता दी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह की बेहतरीन क्लासेस लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हाँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। और मैं जल्दी ही एक और जबरदस्त क्लास लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।